मित्रों नमस्कार। मैं हूं व्यास जी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश में इधर कई महीनों से, सालों कह सकते हैं, बुलडोज़र काफ़ी प्रचलन में आ गया है। मैं भी प्रशासन में रहा हूं और अतिक्रमणवाद के निष्पादन के पहले हम लोग कहीं भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़ फोड़ शुरू नहीं कराते थे। एक आध बार अगर ऐसा करने की कोशिश किसी ने की तो हमारा हाई कोर्ट, जो पटना का हाई कोर्ट है या रांची का हाई कोर्ट है, वो अधिकारियों को तलब कर लेता था और आपको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि किन परिस्थितियों में आपने कानून का पालन नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा देखा जा रहा है, और उसकी नकल असम और मध्य प्रदेश भी कर रहे हैं, कि जब कोई आरोप किसी पर लगता है, और ख़ास करके यदि वह एक समुदाय विशेष का व्यक्ति हो, तो अचानक ज्ञात होता है कि इसने या तो सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, या जो बिल्डिंग बाय लॉज है नगर के, उसका उल्लंघन किया है, और 3 दिन की नोटिस दे करके, चिपका करके बुलडोजर पहुंच जाता है और घरों को ढहाना शुरू कर देता है। पता नहीं कोर्ट भी क्या कार्रवाई कर रहा, हमें बहुत जानकारी उसकी नहीं मिल पाती। लेकिन ये देखा गया था कि 2022 के चुनाव में बुलडोजर जस्टिस का प्रतीक बना करके और एक पार्टी विशेष के मीटिंग्स में उसको रखा जाता था। और बहुत सारे, अब तो पता चला उत्तर प्रदेश में बारातें भी बुलडोजर पे आ रही हैं और लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं घरों के साथ। और जैसा कि मुझे जानकारी है, बहुत सारे लोग इसको लेकर के प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन इनके घर आए जाते हैं, जो नियमों का पालन नहीं होता है, उन पर क्या गुजरती होगी आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, लेकिन कई लोग अब उसको बुलडोजर जस्टिस कहते हैं। मध्य प्रदेश, असम ने भी इसमें उत्तर प्रदेश को फॉलो करना शुरू किया। तो आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे, और मेरे साथ उपस्थित हैं बिहार के जाने माने संस्कृति कर्मी जो अनीस अंकुर, जिनमें आप बहुत सारे लोग परिचित होंगे। अनीस अंकुर जी ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बिहार शाखा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वे लेखक भी हैं, प्रगतिशील लेखक संघ बिहार के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो संस्कृतकर्मी और लेखक है, पत्रकार भी हैं। और वे जैसा कि ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन के, तो भाईचारे और शांति के लिए भी काम करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, कि जो बुलडोजर जस्टिस का ये जो सिद्धांत उत्तर प्रदेश और उसके बाद अन्य प्रदेशों में अपनाया जा रहा है, उसको आप एक सिविल सोसाइटी के नज़रिए से क्या, किस रूप में देखते हैं? व्यास जी, एक तो बहुत ही एक प्रासंगिक विषय पर ये चर्चा हो रही है, और अभी कुछ ही दिनों पहले बहराइच की घटना ने फिर से पूरे देश का ध्यान खींचा है। और बहराइच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण त्रासद घटना घटी। लेकिन ये अगर हम पैटर्न देखेंगे तो ये लगभग कई वर्षों से ये हो रहा है। कोई धार्मिक जुलूस जाती है और एक अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थल या इबादत गाह के समक्ष कुछ ऐसी हरकतें होती है जिसकी प्रतिक्रिया होती है, और परिणाम स्वरूप हिंसा, और उसके बाद लूट, और इस बार तो रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई। बहुत ही दुखद त्रासद। और बहराइच के बाद आपने देखा कि ऐसी हर घटना, जिसने आपने बहुत अच्छे से जिक्र किया, असम का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उसमें गुजरात भी एक, जो खास करके ये भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया बुलडोज़र न्याय, वो इतना प्रचलित हो गया है कि खास करके अल्पसंख्यकों के भीतर इसने एक भय का वातावरण किया गया है। हर ऐसी घटना के बाद अल्पसंख्यकों को, जैसे आपने बहराइच वाले मामले में भी देखा, अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाया जाता है, उनके बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को चुन चुन के सेलेक्टिव होके उनको घर ढाए जाते हैं। अगर बगल में एक दूसरे समुदाय का घर है तो छूट जाता है, जो अगर बहुसंख्यक समुदाय का, अल्पसंख्यक समुदाय को, और कई बार उनकी इबादत गाहों तक को निशाना बनाया गया। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के कोर्ट ने भी इस पर काफ़ी आपत्ति दर्ज की है। और इसका एक बहुत ही एक अल्पसंख्यक विरोधी एक ऐसा पूर्वाग्रह है, और मुसलमानों को खास करके इसमें टारगेट करने के बाद आप इस शब्द से
बुलडोज़र जेसीबी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसका पॉपुलर नाम ही हो गया है जिहाद कंट्रोल बोर्ड। मतलब कि ये, और आप भोजपुरी फिल्मों भोजपुरी गाने देखेंगे, मीम्स देखेंगे, इतने जेसीबी पर बने हैं, भोजपुरी के इतने गाने जेसीबी को लेकर किए जा रहे हैं कि आज अगर देखें कि सत्ता के आतंक का, उनकी बर्बरता का बुलडोज़र या जेसीबी ऐसा प्रतीक बन चुका है कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये चिंता का विषय बन गया है, और ये मानवाधिकारों को लेके चिंता महसूस अनिश की जा रही है। अंकुर जी, आपने अभी कहा कि सत्ता का आतंक, तो मुझे थोड़ा सा इसलिए यह शब्द कुछ अलग किस्म का लग रहा है, क्योंकि सत्ता तो जो ली जाती है वो कहा जाता है कि हम जनता की सेवा के लिए ले रहे हैं, और जिन लोगों के हाथ में सत्ता आती है वे संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान में है कि सभी को बराबर देखना है, इक्वलिटी की बात है, राज्य सेकुलर होना चाहिए, राज्य के लिए कोई न तो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक उसमें कोई अंतर नहीं करना है, और जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात हमारे प्रीमिल में भी कहा गया है। स्वतंत्रता है और हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता भी है, और हमें अपने वाणी की भी स्वतंत्रता है। तो आपने जो कहा कि सत्ता का आतंक, इस सत्ता के आतंक का आपके अनुसार कारण क्या हो सकता है? क्या कोई खास तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है देश में? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल आपने सही इशारा किया कि सत्ता का आतंक एक ऐसे समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है जिसके पीछे एक राजनीति भी है, वोट की राजनीति भी है, करें कि ध्रुवीकरण की राजनीति है। कि जैसे आप देखें, जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बनाया जाता है और ये बहाना बनाया जाता है कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन कर घर बनाए हैं, अतिक्रमण किया है, इस तरह के तर्क सत्ता द्वारा दिए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि बुलडोज़र, खास करके उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो किसी तरह के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकते और बुलडोज़र से उसको ढा देते हैं। और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में खास करके न्यूज़ चैनल्स या सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा उन्माद का माहौल बनाया जाता है, इसको न्याय के रूप में देखा जाता है, और एक अल्पसंख्यक समुदाय को डेमोनाइज करके कि इन लोगों ने अपने घर बना लिए थे, सड़कों पर सार्वजनिक स्थलों का अतिक्रमण किया था, और उसके नाम पर बहुसंख्यकों को ध्रुवीकृत करने की एक कहें कि एक सांप्रदायिक राजनीतिक सांप्रदायिक एजेंडा है इसके पीछे। नहीं तो क्या हम लोग, जैसे मैं तो प्रशासन में रहा हूँ इसलिए मैं उस दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ, क्या हम यह समझ करके चलें कि अब जस्टिस की परिभाषा बदल दी गई है, संविधान में शपथ लेने के बावजूद भी अब सभी को बराबर ढंग से नहीं देखना है, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी की खासियत रही है कि हम रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ का भी कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पा रहा है, और जो मैं कहूँ वही लॉ है, मैं जो चाहूँ वही लॉ है, इस तरह की बात तो नहीं हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि खास करके जिन 4 राज्यों का आपने जिक्र किया, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, और अभी उत्तर प्रदेश तो एक जलता हुआ कहें कि प्रतीक बन चुका है। आप देखिए कि आपने प्रशासन की बात की, जब भी अल्पसंख्यकों के घर ढाए जाते हैं, आप भाजपा नेताओं के ट्वीट देखेंगे, इसका श्रेय देंगे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री को कि देखिए इन्होंने न्याय किया। लेकिन अभी हाल में कुछ हिंदू घरों को भी ढहा गया, इसका दोष प्रशासन पर दिया जाता है कि देखो प्रशासन जो है मोदी जी के योगी जी के एजेंडा को ठीक से लागू नहीं कर रहा है और यहाँ मनमानी कर रहा है। तो जब बहुसंख्यकों के घर ढाए जाते हैं तो इसकी सारी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन पर डाल दी जाती है, अल्पसंख्यकों के घर ढाए जाते हैं तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री को दिया जाता है। अनीश जी, आपने कहा कि प्रशासन पर जिम्मेवारी ढा दी जाती है कि जो एजेंडा चलाया जा रहा होगा उस एजेंडा का पालन नहीं, तो मुझे इसलिए थोड़ी हंसी आ रही है मित्रों, क्योंकि प्रशासन से तो उम्मीद की जाती है कि वही रूल ऑफ लॉ का पालन करेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बुनियादी चीज़ पढ़ाई जाती है कि नेचुरल जस्टिस का पालन होगा, जो भी फैसले कोसाई जुडिशियल कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मूल सिद्धांत है कि नेचुरल जस्टिस, और नेचुरल जस्टिस का मतलब बिना सुनवाई के हम कोई निर्णय पास नहीं करें,
और सुनवाई के बाद भी स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए कि हम जो निर्णय पास कर रहे हैं उसका कारण क्या है, और हम रूल ऑफ लॉ को ध्यान रखें और हमारे लिए सभी बराबर हों। लेकिन अनीस अंकुर जी, आप कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में जब आपके अनुसार जो एजेंडा चलाया जा रहा है, यदि उसका पालन प्रशासन नहीं कर पा रहा है और उनको कोशिश करा कि सभी उसके लिए बराबर हैं, तो आपके अनुसार उस पर भी दोष लोग लगा रहे हैं। हमारी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्यवश प्रशासन में बहुत कम ऐसे अधिकारी बच गए हैं, अगर बच गए तो मुझे जानकारी नहीं आई, स्टैंड टू बी करेक्टेड, जो ना कह दें वो तो जो हुक्म मिलता है उसका पालन करते हैं। तब अगला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो समाज उसको किस रूप में देखता है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अब इस पर कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रशासन से जो उम्मीद की जाती है और प्रशासन एक तरह से पॉलिटिकल अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर जो उनको प्रसन्न करे, जो उनके एजेंडा को आगे बढ़ा सके, उसी के अनुसार आचरण करते। इसलिए अब देखें कि न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आपने वो तस्वीर देखी होगी जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में ढाया जा रहा था तो बृंदा करात को कोर्ट ऑर्डर लेके वहाँ सामने खड़ा रहना पड़ा। इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक समाज कैसे देखा जा रहा है। तो एक तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका उस एजेंडा का पालन कर, और हमारे देश का नागरिक समाज कैसे, देश का नागरिक समाज। तो आप देखें कि देश के नागरिक समाज में जो चिंता हुई, कई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले गए, उसी की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने कहें कि थोड़ा हार्श रूप से बुलडोजर न्याय के पर सवाल उठाया। अभी आपको याद होगा भारत ये बुलडोजर न्याय को लेके, जेसीबी को लेके इतना है कि बदनाम हो चुका है कि 2-3 साल पहले जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जब यहाँ आए थे तो उन्होंने जेसीबी से संयोगवश एक तस्वीर खिंचवा ली। पूरे इंग्लैंड में इस बात पर हमला हुआ, संसद में इस बात पर सवाल उठाया कि जो जेसीबी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का प्रतीक बन चुका है, उसके साथ आपने तस्वीर खिंचवाकर ये कैसा काम किया। दूसरी बात, अब मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहूँगा, जो उसने अप्रैल 2020 से जून 22 तक 3 महीनों के वक्फे में उसने यहाँ एक शोध किया और उसने जेसीबी कंपनी जो मशीन बनाती है उसको उसने एक नोटिस जारी किया। उसके बिजनेस और ह्यूमन राइट्स यूएन का एक क्लॉज आता है कि आपकी मशीनरी का एक नाजायज़ और गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे। तो जेसीबी कंपनी बनाने वाले कि भाई हम तो प्रोडक्ट बेचते हैं, अब उसका क्या दुरुपयोग होता है इसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं है। उस पर उसने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत कड़ाई से कहा कि जो आप सामान बनाते हैं उसका सही सदुपयोग होना चाहिए, इसके लिए ख्याल रखना चाहिए। उसने भारत सरकार को उस रिपोर्ट में कई साक्ष्यों के आधार पर कई बहुत तफसील से बताया कि कैसे अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों के भीतर एक भय, डर और खौफ का माहौल इस जेसीबी ने बना दिया है। और ये बुलडोजर न्याय के नाम पर एक अल्पसंख्यक समुदाय, और इसको लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की काफ़ी किरकिरी हुई, काफ़ी बदनामी हुई। मित्रों, अनीस अंकुर जी ने जो बातें कही एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से, मुझे बर्तोल्ट ब्रेख्त की याद आ रही है, जो हाथ बंदूक चलाते हैं, जो निरपराध लोगों को मारते हैं, जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, वे हाथ दोषी होते हैं, वो हवाई जहाज़ या वो बंदूक दोषी नहीं होती। लेकिन देखिए, उन्होंने कहा कि जर्नैल साहब, उनके कविता का अनुवाद हिंदी में, तुम्हारा टैंक एक मजबूत वाहन। हाँ, लेकिन उस टैंक को के पीछे जो हाथ है, जो दिमाग है, ड्राइवर, अगर वह शैतान का हो जाए तो निश्चित तौर से निरपराधों के ऊपर, और हम देख रहे हैं पश्चिमी एशिया में, चाहे हम यूक्रेन और रसिया के वार में देख रहे हैं किस प्रकार से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं मारी जा रही हैं। तो दिमाग बहुत महत्वपूर्ण है, खतरनाक है। और कुल मिलाकर के अगर हमारे देश में जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ संविधान के अनुसार शासन चलना चाहिए, जहाँ रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए, जहाँ नेचुरल जस्टिस का पालन होना चाहिए, जहाँ सुनवाई करके न्याय किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जब कोई आरोप लगे तभी अतिक्रमण आपको दिखलाई पड़ जाए। यानी कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे, चाहे जो भी कर रहा हो, चाहे सत्ता में बैठे हुए कोई राजनीतिक दल कर रहे हो या प्रशासन के लोग
कर रहे हों, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और ये देश के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। मित्रों, आपने अनीस अंकुर जी को सुना, मेरे सवालों को भी आपने देखा। यदि आप सहमत हैं कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, कृपया लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप असहमत भी हों तो कृपया अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करें, ताकि हम समझना चाहेंगे कि सिविल सोसाइटी इस मुद्दे को किस रूप में देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।